फाइनली आई एम इन प्रयागराज। तो प्रयागराज पहुंचते ही सबसे पहले मैं आ जाती हूँ शिवालिक पार्क। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में एक ऐसा आध्यात्मिक पार्क बनाया गया है जहां भारत के नक्शे के भीतर देश के सभी प्रमुख मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका बनाई गई है। खास बात यह है कि विशाल आकार के ये मंदिर पूरी तरह स्क्रैप्स के सामानों से बनाए गए हैं। सभी मंदिर स्क्रैप यानी कबाड़ में निकले हुए लोहे से बनाए गए हैं। पार्क में भीतर आते ही समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देता है, जिसमें नाग वासुकी को रस्सी बनाकर देव और दानवों को समुद्र मंथन करते दिखाया गया है। इसके बाद विशालकाय नंदी विराजमान सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ आकर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों को एक साथ देखने का सुख मिलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध मंदिर दिखाई देते हैं। सभी मंदिर भारत के नक्शे के ठीक उस स्थान पे बने हैं जहाँ ये वास्तव में स्थित हैं। तो गाइस एक प्राणी दिखी मेरे को। तो पता है मैं कहाँ हूँ? प्रयागराज में। मुझे वो प्रयागराज वाला बैनर वाला जगह पे जाकर के ये इंट्रो देना था, बट अभी फिलहाल मैं हूँ शिवालय पार्क। वीडियो पे और नहीं तो क्या, लॉन्ग ब्लॉग मेरे पास है ही नहीं यार। मेरे पास। मिला ही नहीं हमको, चाचा दिया नहीं, खाली हाथ है मेरा। गाइस शुरू मुरा को चीयर्स किया जा रहा है क्या? गुजामू में। मुरु मुरा। ये सब खाने पीने के बाद फाइनली डिनर का टाइम आता है और डिनर करने के बाद हम निकल जाते हैं अरैल वाले ही रोड पे, जहाँ हमें योगी महर्षि आश्रम दिखता है। यह आश्रम लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका विस्तार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 137 देशों में है। अब रात काफी हो गई थी तो हम सीधे घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में आइसक्रीम खाते हैं। फिर अगले दिन हम आ जाते हैं रेवा लोनी कोट, जो कि एमपी में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिसका मैं लॉन्ग ब्लॉग अलग से पोस्ट करूंगी। ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जिसका मैं ब्रीफ ही नहीं दे पा रही हूँ। रेवा से रिटर्न होते होते हमें रात काफी हो जाती है, तो प्रयागराज के ही नाइट मार्केट हम लोग आ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। हमने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी, जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे, और उसके बाद हम लोगों ने पिया कोल्ड कॉफी। सेम नाइट ही हम आ जाते हैं मूवी के लिए केसरी 2। ये इलाहाबाद का ही कोई मॉल है जिसका नाम मुझे नहीं पता था। फिर हम लोग रात में फिर आइसक्रीम खाते हैं और अगले दिन ही आ जाते हैं लोकनाथ शूट के लिए। लोकनाथ प्रयागराज का 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना मोहल्ला है। इस मोहल्ले में हमें नामी हस्तियों के साथ साथ खान पान का भी काफी कुछ पता चला है, जैसे कि राजा राम की लस्सी जो 1918 से चली आ रही है और 4th जनरेशन है जो यहाँ सर्व कर रहा है। ये हमारे बाबूजी ने चालू किया और बाबूजी बैठे, बाबूजी के बाद हमारे बाबूजी के भाई लोग बैठे, अब हम लोग बैठ रहे हैं, हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोगों की चौथी पीढ़ी चल रही है। इस मोहल्ले में मुझे लगभग जरूरत के सारे सामानों के दुकान दिखाई दिए हैं और ये मार्केट रात में इतना खूबसूरत हो जाता है कि देख के मजा ही आ जाता। फिर मैं आ जाती हूँ मनकामेश्वर महादेव मंदिर। ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ का जो महात्मा है वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में प्रयाग महात्मा में भी है बताया गया है। भगवान राम जब वन के लिए निकले थे तो यहाँ अक्षय वट है। रात्रि अक्षय वट विश्राम किए, तत्पश्चात यहाँ जलाभिषेक किए भगवान मनकामेश्वर का। इसके बाद चित्रकूट के लिए रवाना हुए। पंडित जी से इतना कुछ जानने के बाद और यहाँ पूजा करने के बाद कुछ अलग सा ही महसूस हुआ। सच बात तो ये है कि भगवान अपना साक्ष्य किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से पहुँचा जरूर ही देते हैं। मंदिर में भगवान शिव के अलावा हनुमान जी और माँ दुर्गा भी विराजमान हैं। इस अलौकिक मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं श्री बड़े हनुमान या लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण को लगा कि अब वो परास्त हो रहा है, तब उसने अपने चचेरे भाई अहिरावण से मदद मांगी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को हरण करके अहिरावण पाताल लोक ले गया। हनुमान जी के ही मानस पुत्र मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि प्रभु को अहिरावण पाताल लोक लेकर के गया है और अपनी कुल देवी के सामने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देना चाहता है। तब हनुमान जी ने वहां से अहिरावण को परास्त करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को ले आए थे। उनका टेंट लगा था यहाँ पे मेले में। महात्मा क्या है, जगह जगह हवन यज्ञ वगैरह करते हैं ना, जैसे आज भी। तो उन्होंने हवन के लिए अपना यज्ञ कुंड बनाया। यज्ञ कुंड बना के उन्होंने अपना जब त्रिशूल गाड़े जब जमीन में, तो नीचे से एक साउंड उत्पन्न हुआ, है ना। तो उन्हें लगा कि शायद कुछ नीचे है। तो वहाँ की बालू मिट्टी हटा के देखे तो उनको ये हनुमान जी के दर्शन हुए।
तब से 1500 ईस्वी से वो हनुमान जी फिर यहाँ बैठ के सेवा पूजा करने लगे। अच्छा, उसके बाद 1570 या 80 में हमारे यहाँ किला बना हुआ है अकबर का। अकबर भी हमारे हनुमान जी से बहुत प्रभावित थे। उसने सोचा ये हनुमान जी को अपने किले के अंदर कर लें, तो हनुमान जी को क्योंकि किला क्या है, ऊंचाई से बना है, तो मूर्ति को उठाना पड़ेगा। तो उठाने की उसने अनेक प्रयत्न किए हनुमान जी को। जितना वो प्रयत्न उठाने के करता था, हनुमान जी उतना नीचे चले गए। जब उसने ये सब देखा तो हनुमान जी को उन्हीं की अवस्था में छोड़ दिया और किला आगे से सीधा स्ट्रेट आया है। फिर उसने यहीं से दीवार को मोड़ लिया है, उनको ये जगह छोड़ दी थी। गुरुजी से इतना सब कुछ जानने के बाद हम आ जाते हैं नाग वासुकी मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने यहीं विश्राम किया था। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत पर लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पे उन्होंने प्रयागराज में ही आराम किया था। फिर मैं आ जाती हूँ 51 शक्तिपीठ मंदिर आलोप शंकरी। माँ सती के दाहिने पंजे के कुंड में लुप्त होने की कथा के अनुसार पालने की पूजा की जाती है। फिर हम निकल जाते हैं इलाहाबाद एयरपोर्ट रोड की तरफ, जहाँ लाइटनिंग बहुत ही प्यारी मिलती है। फिर खा लेते हैं और अगले दिन मेरा हो जाता है बैकपैक। नाश्ता यहाँ से करने के बाद मैं वापस बनारस आ जाती हूँ और ये रहती है मेरी इलाहाबाद की ट्रिप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।